पहले क्वेश्चन आंसर ही आ गया। ओके, तो देखिए अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे के ओर से चलने वाली तेज ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है? पैम्पीरो। ओके, दिन के समय हवा की दिशा समुद्र से स्थल की ओर होती है। ठीक है, रात के समय हवा की दिशा स्थल से समुद्र की ओर होती है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, वातावरणों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था या कहाँ बना था? मॉन्ट्रियल। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, समाज वानिकी में प्रयुक्त सर्वमान्य वृक्ष प्रजाति क्या है? यूकेलिप्टस। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, रेड डाटा बुक में किसका विवरण दर्ज होता है? संकटग्रस्त पौधों व जीवों का। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, पर्णपाती वनों में वृक्ष एक निश्चित मौसम में अपने पत्तों को त्याग देते हैं या गिरा देते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, भूटान, ठीक, भूटान का लगभग कितना क्षेत्र वन आच्छादित है? 72%। ठीक, भूटान का लगभग कितना क्षेत्रफल वन आच्छादित है? 72%। आगे देखते हैं। देखिए, भूमंडलीय ताप वृद्धियों में तूफानों यानी हरिकेन का बार बार होना, कृषि के लिए उर्वरक, ठीक, उर्वरक डेल्टा क्षेत्रों का क्षय होना, वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी होना तथा ध्रुवीय हिम क्षेत्रों, एक मिनट, का सिकुड़ना में से किसका कम प्रभाव होने की संभावना होती है? वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी होना। ओके, देखिए, ओजोन जिन शक्तिशाली विकिरणों को सोख कर जीवमंडल को सुरक्षा प्रदान करती है उन्हें क्या कहते हैं? अल्ट्रावायलेट किरणें, ठीक, यूवी। आगे देखते हैं। देखिए, न्यूनतम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है? बिजली की चमक। ओके, वातावरण में सबसे क्रियाशील पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? खाड़ी। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। किन्हें? उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वाले वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन आंसर आ गया, नहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस आ गया भाई। देखिए, पर्यावरण में शामिल है, क्या शामिल है भाई? अजैव और जैव कारक दोनों। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। पर्यावरण में जैव व अजैव कारक शामिल होते हैं। जैव कारकों के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक आते हैं। ओके, अजैव कारकों के अंतर्गत कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ तथा जलवायु कारक आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है? बताइए भाई। पानी। ठीक, पानी पर्यावरण का अजैव घटक है। ठीक, ताप, जल, वायु, कार्बन व अकार्बनिक पदार्थ आदि अजैविक घटक हैं, जबकि उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता जैविक घटक हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, 10 मिलियन लीटर ईंधन प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता वाला संसार का विशालतम जैव ईंधन संयंत्र स्थापित किया गया। कहाँ पर स्थापित किया गया भाई? बताइए। यूएसए में। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्नकाल में संयुक्त राज्य अमेरिका में जून 2008 में विश्व का सबसे बड़ा जैव ईंधन संयंत्र ह्यूरिस्टिन शिप चैनल के पास स्थापित किया गया। ओके, आगे देखते हैं। देखिए,
ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है? बताइए, ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड? ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके। वायुमंडल का तापन करने वाली क्रियाओं को सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, वायुमंडल का तापन करने वाली प्रक्रियाओं को सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। यही वायुमंडलीय तापन की स्थिति भी है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों से होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न मानव निर्मित विपदाओं में से कौन सी सामाजिक रूप से है? बताइए। गृहदाह। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। गृहदाह का संबंध घरों को जलाए जाने से है, जिसका कारण मानवीय क्रियाकलापों से होता है। अतः गृहदाह मानव निर्मित एक सामाजिक विपदा है, जबकि ओजोन क्षरण मानव निर्मित एक पर्यावरणीय विपदा है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण प्रायः क्या होता है? बताइए। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों के अवरुद्ध होने का प्राकृतिक कारण प्रायः क्या होता है? भूस्खलन। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैव विविधता, ठीक, जैव विविधता अभियान पर सम्मेलन का सचिवालय कहाँ स्थित है? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही है भाई? मॉन्ट्रियल, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, जैव विविधता अभियान का सम्मेलन का सचिवालय मॉन्ट्रियल है, कनाडा में स्थित है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था भाई? आर्द्र भूमि का संरक्षण, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आर्द्र भूमि का संरक्षण करना था। यह सम्मेलन वर्ष 1971 ईस्वी में, ठीक, वर्ष 1971 ईस्वी में रामसर ईरान में हुआ था। भारत इसमें वर्ष 1982 ईस्वी में शामिल हुआ तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 1987 में, ठीक, 1987 में आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1961 ईस्वी में। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। कोपेन ने, ठीक, कोपेन, देखिए कोपेन। ओके, कोपेन ने वनस्पति के विवरण, सॉरी, कोपेन ने वनस्पति के वितरण और जलवायु के बीच एक घनिष्ठ संबंध की पहचान की। किसी भी क्षेत्र या प्रदेश की वनस्पति तथा तापमान आर्द्रता के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला स्थल क्या कहलाता है? बताइए। जीवमंडल, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, जीवन को किसी भी रूप में धारित करने वाला मंडल जीवमंडल कहलाता है। इस मंडल में जीव सूक्ष्म और स्थूल रूप से विद्यमान होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। बताइए, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है क्या है भाई? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, जलमंडल। ओके, घटती उत्पादनशीलता, ठीक, घटती
उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, सागर, मैनग्रोव, झील, घास मैदान। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, समुद्र तट के निकट नमकीन पानी में उगने वाले पौधे को डॉट डॉट क्या कहते हैं? लवणोद्भिद। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। समुद्र तट के निकट नमकीन पानी में उगने वाले पौधों को लवणोद्भिद यानी हेलोफाइट कहते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले पौधों को मरुद्भिद, ठीक, तथा अधिक सूर्य ताप वाले क्षेत्रों में उगने वाले पौधों को आतपोदभिद वनस्पति कहते हैं। ठीक, आतपोदभिद वनस्पति। ओके, जो अधिक सूर्य के ताप वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें आतपोदभिद वनस्पति कहते हैं। लिख दे रहे हैं, देखिए, आतपोदभिद। ओके, आतपोदभिद। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक बायोमास पाया जाता है? बताइए। वन पारिस्थितिकी में। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? देखिए, पारिस्थितिकी संतुलन के लिए। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? बताइए। मैनग्रोव वन। ओके, मैनग्रोव वन चक्रवातों के लिए अवरोधक का कार्य करते हैं। इन्हें ज्वारीय वन भी कहा जाता है। मैनग्रोव लवण सहनशील होते हैं तथा तटीय विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वन कटाई से मृदा की तेजी से संक्षारण होता है। उपभूपृष्ठीय जल के प्रवाह पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये दोनों कारक सबसे बुरी तरह किसे प्रभावित करते हैं? पारिस्थितिकी प्रणाली को। ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, प्रौद्योगिकी व स्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्न में से कौन सा अपतरण प्रभावी पाया गया है? ठीक, बताइए। वाटर हाइएंथ। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, वाटर हाइसेंथ भाई गलत दिया है इसमें। देखिए, इंग्लिश में लिख लीजिए वाटर हाई हाइसिंथ। ठीक, वाटर हाइसिंथ। ओके, वाटर हाइसिंथ दक्षिण अमेरिका में उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक सदाबहार जलीय पौधा है। ओके, वाटर हाइसिंथ। ठीक, जो औद्योगिकी व स्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने में प्रभावी है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, आभासी वृक्ष। आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पति कहाँ पाई जाती है? बताइए। टुंड्रा में। ऑप्शन नंबर बी सही है। आभासी वृक्ष रहित विरल वनस्पतियां टुंड्रा में पाई जाती हैं। भौतिक भूगोल में टुंड्रा एक बायोम है जहां वृक्षों की वृद्धि कम तापमान और अपेक्षाकृत छोटे मौसम के कारण प्रभावित होती हैं। टुंड्रा का शाब्दिक अर्थ होता है ऊंची भूमि। नोट करते हुए चलिएगा, टुंड्रा का शाब्दिक अर्थ होता है ऊंची भूमि या वृक्ष विहीन पर्वतीय रास्ता। ओके, टुंड्रा का मतलब क्या होता है? ऊंची भूमि
या वृक्ष विहीन पर्वतीय रास्ता, रास्ता बोल रहे हैं, रास्ता। ओके। टुंड्रा प्रदेशों की वनस्पति मुख्यतः बौनी झाड़ियाँ, दलदली पौधे, घास, काई और लाइकेन से मिलकर बनती हैं। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अमेजनी वन एक प्रकार का है, क्या है भाई? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। ओके। दक्षिण अमेरिका की अमेजन द्रोणी, ठीक, दक्षिण अमेरिका की अमेजन द्रोणी में अवस्थित भूमध्य रेखीय वनों को, जो एक प्रकार का उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है, सेल्वा कहते हैं। ठीक। पंपास दक्षिण अमेरिका में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। टुंड्रा और टैगा का संबंध उच्च अक्षांशीय जलवायु एवं वन क्षेत्रों से है। ठीक है। विश्व भूमि का लगभग 10% क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन प्रचुर वन है। ठीक। विश्व भूमि का लगभग 10% भाग या 10% क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन है। ठीक। अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, अफ्रीका, गिनी तट, जावा, सुमात्रा इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। आगे देखते हैं। विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन प्रचुर वन है, बताइए? 10%। अभी हम लोगों ने पढ़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में। ओके। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन कौन सा है, बताइए? साइबेरिया का टैगा वन। ओके। ऑप्शन नंबर बी सही है। विश्व की 25% भूमि को आच्छादित करने वाला सबसे बड़ा वन साइबेरिया का टैगा वन है। यह शंकुधारी वन, टैगा वन, साइबेरिया का टैगा वन को शंकुधारी वन भी कहा जाता है। ठीक है। इन वनों के वृक्षों में चीड़, देवदार, फर, स्प्रू आदि हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, वनों की कटाई की दर किसमें सबसे अधिक होती है, बताइए? कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए? उष्ण कटिबंधीय अचल। ठीक। ऑप्शन नंबर ए सही। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विश्व में किस भोजन उत्पाद की बढ़ती हुई क्षुधा उष्ण कटिबंधीय वनोन्मूलन का प्रमुख कारण है, बताइए? गोमांस। ठीक। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सदाबहार किस्म के वन यहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं भाई? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। ओके। ऑप्शन नंबर डी सही। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पर्णपाती वृक्ष, पर्णपाती वृक्ष अपनी पत्तियां हर वर्ष गिराएंगी या गिरा देती हैं। ठीक। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा जान लीजिए इसमें। पतझड़ी या पर्णपाती ऐसे पौधे और वृक्षों को कहा जाता है जो प्रतिवर्ष किसी मौसम में अपने पत्ते खो देते हैं या गिरा देते हैं। ठीक। जैसे सहतूत, अनार, आंवला, शीशम, अंजीर, सेब और अमलतास पतझड़ी के पेड़ों का उदाहरण है। ओके। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं, बताइए? इंडोनेशिया और श्रीलंका दोनों में पाए जाते हैं भाई। इसको स्टार बना दीजिए। ठीक है। ये दोनों ऑप्शन सही है। इंडोनेशिया और ब्राज़ील में सदाबहार कई देशों में पाए जाते हैं भाई, इसलिए इसको स्टार बनाना ही पड़ेगा। इसके बारे में आप लोग सुन लीजिए। ठीक। इस प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से इंडोनेशिया और ब्राज़ील में सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। ठीक। ये दोनों देश भूमध्य रेखीय प्रदेशों में स्थित है। ओके। जहाँ
उच्च तापमान तथा वर्ष भर वर्षा होती रहती है, जिससे सदाबहार वर्षावनों को जिससे सदाबहार वर्षावनों का विकास होता है। ये वन सीमित क्षेत्रों में म्यांमार और श्रीलंका में भी पाए जाते हैं। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार बना दीजिए। सबसे मतलब दो दो ऑप्शन, श्रीलंका कम है भाई, लेकिन इंडोनेशिया और ब्राज़ील ये दोनों जो है ज़्यादा सही है ऑप्शन में आंसर। आगे देखते हैं। देखिए, अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है, बताइए। विषुवतीय, ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पौधे और पशु प्रजातियों की विविधता क्या होती है भाई, बढ़ती है। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं। देखिए, अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है भाई, जल्दी बताइए। पादप प्लवक पुंज, ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक, पृथ्वी पर ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत समुद्री वनस्पतियां हैं, जो कुल ऑक्सीजन का लगभग 50% उपलब्ध कराती हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, मिलान करना है भाई पतझड़ी वनों का, बताइए मिलान करिए, किसका किससे मिलान होगा। शीशम है, रोजवुड जिसे कहा जाता है, ठीक, शीशम या रोजवुड, इसका मिलान किससे होगा बताइए। शीशम का पतझड़ी वन से, ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड से। झाड़ियाँ जो है शुष्क वन, ऑप्शन नंबर फोर से। भुर्ज, ठीक, भुर्ज जो है अल्पाइन वन, ऑप्शन नंबर सेकंड से। और सुंदरी वन गरान वन, ठीक, मिलान हो गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण का एक घटक नहीं है, बताइए कौन सा घटक नहीं है भाई। भूमि, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। आगे देखते हैं। देखिए, अगला टॉपिक है कृषि, ठीक, हम लोग अब कृषि से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को, ठीक। श्रीलंका की मुख्य फसल कौन सी है जिसमें देश आत्मनिर्भर है। चावल। बागानी कृषि के तहत श्रीलंका में पहली बार किस फसल की खेती की गई थी, कॉफ़ी की। आगे देखते हैं। पेड़ों की कतारों के बीच में फसलें उगाने को क्या कहते हैं, तोंग्या प्रणाली, ठीक। तोंग्या प्रणाली क्या होती है कि ये जो है पेड़ों के बीच में जो गैप होता है ना, उनमें फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है, उसे कहते हैं तोंग्या प्रणाली। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाले तीन फसलें कौन सी हैं, गेहूं, चावल, मक्का, ठीक। सघन खेती का संबंध किससे है, मौजूदा भूमि के सघन उपयोग से उपज बढ़ाना। कोको के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है, आइवरी कोस्ट, ठीक। आगे देखते हैं। कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, चीन। चीन जो है गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है, भारत, ठीक। आगे देखते हैं। यूरोप में आलू की पैदावार किसने शुरू की थी। यूरोप में आलू की पैदावार बताइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बताइए प्रैक्टिस क्वेश्चन। स्पेनिश, ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। सर्वप्रथम आलू की खेती दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में की गई थी। नोट करते हुए चलिएगा, बात हमारी बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के सुनिएगा, ठीक है। सर्वप्रथम आलू की खेती दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में की गई थी। यहाँ से आलू के कृषि की जानकारी सर्वप्रथम स्पेन में पहुंची थी। अतः सर्वप्रथम यूरोप में आलू की पैदावार स्पेनिशों ने प्रारंभ की। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अरे भाई तुमको भी यहीं आकर चिल्लाना है क्या।
देखिए कृषि, ठीक, कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है बताइए। कुल प्रति भूमि प्लस निवल बुआई की गई भूमि। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं बताइए। मृदा रहित कृषि को क्या कहते हैं? मानेगा नहीं भाई, लगता है सुन रहा है हमारी बात इसलिए और चिल्ला रहा है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, जल संवर्धन। ओके, मृदा रहित कृषि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। ओके, मृदा रहित कृषि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। पौधों के लिए आवश्यक खनिज लवणों को जल में मिलाकर कृषि कार्य होता है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण सूती रेशे हैं। कौन है भाई बताइए। बीजों के अधिचर्मी रोम। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है बताइए। सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, गेहूं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश चाय का निर्यातक नहीं है बताइए। यूनाइटेड किंगडम। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही है। यूनाइटेड किंगडम चाय का निर्यातक नहीं। भारत, श्रीलंका एवं केन्या चाय के प्रमुख निर्यातक देश हैं। विश्व के प्रमुख चाय उत्पादक देशों में चीन, भारत, केन्या, श्रीलंका, वियतनाम आदि है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन है भाई? ब्राज़ील। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। 2014 के आंकड़ों के आधार पर विश्व में शीर्ष 6 कॉफ़ी उत्पादक देश निम्न है। नंबर 1 है ब्राज़ील, नंबर 2 पर है वियतनाम, और नंबर 3 पर है कोलंबिया, नंबर 4 पर है इंडोनेशिया, और नंबर 5 पर है इथियोपिया, तथा नंबर 6 पे है भारत। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? ब्राज़ील है, ऑप्शन नंबर बी सही। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से भारत का कौन पड़ोसी देश अफीम का सर्वाधिक उत्पादक है बताइए। अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2016 के अनुसार भारत के पड़ोसी देश में अफीम यानी ओपियम का सर्वाधिक उत्पादन अफगानिस्तान में होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, मिलान करिए भाई, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही मिलान हुआ है। उत्तरी चीन चावल गलत है। दक्षिणी चीन गेहूं गलत है। कैंडी बेसिन गलत है। मलेशिया प्राकृतिक रबड़ सही है भाई, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से तालिकाओं को जोड़िए तथा दिए गए विकल्पों से विकल्प चुनिए। चुनिए भाई, कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, पहले का तीसरा, ठीक, चावल चीन, ठीक, दूसरे का चौथा मक्का का संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक, रबड़ है तीसरे का दूसरा मलेशिया, ठीक, और गन्ना ब्राज़ील, ठीक, चौथे का पहला। चीन चावल में, संयुक्त राज्य अमेरिका मक्का में एवं ब्राज़ील गन्ना के उत्पादन में संसार में शीर्ष स्थान पर है। हालांकि मलेशिया रबड़ उत्पादन में शीर्ष स्थान पर नहीं है। ओके, मलेशिया जो है रबड़ उत्पादन में शीर्ष पर नहीं है, फिर भी मिलान करना था तो मिलान करना ही पड़ा भाई। ठीक है, लेकिन प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, मलेशिया रबर उत्पादन में शीर्ष स्थान पर नहीं है लेकिन प्रमुख उत्पादक है।
रबड़ उत्पादन में थाईलैंड शीर्ष स्थान पर है, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक, अतः निकटतम सही विकल्प वही होगा, मलेशिया ही रबड़ का। ठीक, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, कृषि उत्पादकों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है, बताइए। एगमार्क, ओके। एगमार्क केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो कृषि उत्पादक अधिनियम 1937 के अंतर्गत कृषि और संबद्ध उत्पादकों की ग्रेडिंग और मानकीकरण को प्रोत्साहित करती है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए IR20, ठीक, IR20 किस चीज़ की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है, बताइए। चावल की IR20, ठीक, IR20 धान की मध्यम प्रजाति है। यह स्टेम बोरर की प्रतिरोधी है। ठीक, स्टेम बोरर की प्रतिरोधी है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, कौन सा है भाई। भूमध्य सागर, ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध है। भूमध्य सागरीय जलवायु में शीत ऋतु में शीतोष्ण चक्रवात से पर्याप्त वर्षा होती है। ठीक, इसी कारण यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के फलों यानी संतरा, अंगूर, नींबू आदि के लिए जाना जाता है। वास्तव में भूमध्य सागरीय भूमि को विश्व का बगीचा कहा जाता है। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। विश्व का बगीचा भूमध्य सागरीय भूमि को कहा जाता है। ठीक है, विश्व का बगीचा किसे कहा जाता है, भूमध्य सागरीय भूमि को। यह विश्व के शराब उद्योग का हृदय स्थल है। ठीक, विश्व के शराब उद्योग का हृदय स्थल किसे कहते हैं, भूमध्य सागरीय भूमि को कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है, बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए वह पुष्पकलिका जिसे मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है किससे प्राप्त होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर सी सही है, लौंग। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए द्रुमावेश यानी स्लैश और बर्न कृषि को मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है, बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका। ठीक, तो देखिए विभिन्न देशों में स्थानांतरित कृषि के नाम निम्नलिखित हैं, देखिए पढ़ लीजिए। मिल्पा जो है, मिल्पा मेक्सिको एवं मध्य अमेरिका में। ठीक, चेना श्रीलंका में, रोका ब्राज़ील में, तुंग्या म्यांमार में, नागासू सूडान में, हुम्मा, ठीक, हुम्मा इंडोनेशिया में, झूम असम भारत में। ओके, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।